चलो देखो, हम उस दिन देखे थे क्या, अम्ल की अभिक्रियाएँ। ठीक, आज हम लोग क्या देखेंगे, क्षारक की अभिक्रियाएँ शॉर्टकट में। तो इसमें देखो, पहले सबसे पहले है क्षारक की अभिक्रियाएँ 4 लोग के साथ हुई है। ठीक, क्षारक की अभिक्रियाएँ पहला धातु के साथ यानी किसी मेटल्स के साथ जब हम क्षारक की अभिक्रियाएँ कराएंगे, अभिक्रियाएँ यानी रिएक्शन जो पहला पाठ में है, तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन। ठीक, जब क्षारक की अभिक्रियाएँ अधात्विक ऑक्साइड के साथ होगा तब क्या बनेगा, लवण यानी नमक प्लस जल। ठीक, उसके बाद जब क्षारक की अभिक्रियाएँ धातु बाइकार्बोनेट के साथ बनेगा तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी यानी कोई रिएक्शन नहीं होगा। और जब क्षारक की अभिक्रियाएँ धातु कार्बोनेट के साथ होगी तब भी क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। आपको शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षारक की अभिक्रियाएँ धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराने पर क्या परिणाम निकलता है, उसके फलस्वरूप क्या होगा, तो आपको क्या बताना है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक, अपने शब्दों में शॉर्टकट में लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो कि क्षारक की अभिक्रियाएँ धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, और ऐसे पूछ लेगा क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ करोगे तो क्या प्राप्त होगा, तो हमको लिख देना है क्षारक की अभिक्रियाएँ धातु के साथ करने पर साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। इसी तरह पूछेगा बाई का धातु कार्बोनेट के साथ तब भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। फिर पूछेगा क्षारक की अभिक्रियाएँ अधात्विक ऑक्साइड के साथ होगा तो क्या प्राप्त होगा, लवण प्लस जल। ठीक, जल्दी से उतारो, इतना लिख लो इन। चलो, आप लोग से पूछ रहे हैं तब से भी, कौन फंसा दिया है जी। उतार लो इतना। अम्ल व क्षारक में समानताएं, न्यू हेडिंग है, लिखो यहाँ पे जिस तरह से हम लिखेंगे ऐसे ही लिख लेना। सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल H+ आयन, ये तो याद है ना, अम्ल क्या करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। सभी अम्ल क्या करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और सभी क्षार क्या करते हैं, OH- आयन उत्पन्न करते हैं। OH- आयन उत्पन्न करते हैं। देखो कह रहा है अम्ल व क्षारक में क्या समानताएं हैं, तो सभी अम्ल, ध्यान से नहीं पीटेंगे ना सही हो जाओगे, सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। सभी क्षारक यहाँ पे लिख दो, सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। ये हेडिंग क्या है, अम्ल व क्षारक में समानताएं। ठीक, वो तो जानते हो। नीचे से लिखो आप लोग एक स्टार बना के, जब कोई, इतना लिखने के बाद, ठीक, जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है, जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत यहाँ पे लिख लो आप लोग, तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता, जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता यहाँ पे लिख लेना H3O+ या OH- आयन। जल में मिलाने पर
आयन की सांद्रता H3O प्लस या OH माइनस। इतना लिख दिए, आगे लिखो। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस या OH माइनस आयन में प्रति इकाई OH माइनस आयन में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। प्रति इकाई आयन में प्रति इकाई, चलो इधर देख लो जिसको ना आए, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। ध्यान से देखो, कह रहा है जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है, तनुकृत हो जाता है, ठीक। और जब हम इसको जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस या OH माइनस आयन में प्रति इकाई आयतन इसका कम हो जाता है। जब हम मिलाते हैं इसको तो इसका जो ये और ये, या तो ये आयन है, प्रति इकाई आयतन में कम हो जाता है। जैसे देखो कोई चीज़ मिला, जैसे अम्ल है या क्षार है, जल में मिला दोगे तो उसका जो मेन चीज़ होगा कुछ न कुछ, जैसे मान लो, चलो इधर अच्छा देख लो, मान लो जैसे सिरका खाते हो आप लोग ना, ये देखो मान लो कितना कड़वा होता है, या तो मतलब थोड़ा जल्दी से नहीं पी सकते, पानी मिला दोगे तो इसका तत्व कम हो जाएगा ना, तो वही इसका प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाता है। न्यू हेडिंग लिखो, क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। क्षार और अम्ल की प्रबलता लिखना है आपको। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता हो गया। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, चलो लिख लो क्षार तथा अम्ल की प्रबलता हेडिंग में। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता, किसी क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, क्षार या तथा नहीं, क्षार या अम्ल की प्रबलता, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन या OH माइनस आयन। एक बार फिर से, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन, उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन या OH माइनस आयन या OH माइनस आयनों की संख्या पर, आयन नहीं आयनों लिखना, OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करती है। OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। नीचे से एक लाइन और लिख लो, किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता, हाँ, किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता, किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। हम एक सार्वभौमिक सूचक, ठीक, अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक, सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। हो गया ना, छूटना नहीं चाहिए, सही से लिखा करो।
भौमिक सूचक। चलो देखो, सार्वभौमिक कह रहा है किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता। देखो हम लोग हेडिंग क्या लिख रहे हैं, क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। मतलब हम लोग प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पढ़े थे ना, कौन सबसे ज़्यादा प्रबल है या इसकी प्रबलता हम लोग कैसे निकालेंगे कि कौन सा अम्ल। जैसे देखो HCl है, H2SO4 है, ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रबल कौन होगा। तो इसके अनुसार हम लोग किस पे निर्भर करेगा, इस पे H+ आयन पे या OH- आयन पे निर्भर करेगा। अगर जिसमें H+ आयन की संख्या ज़्यादा होगी तो ये तो H+ वाला अम्ल का बताएगा, OH- वाला क्षार का बताएगा, ठीक। देखो इसमें उल्टा होता है, जैसे अगर किसकी संख्या सबसे कम होगी तो ये सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। अभी चार्ट में स्केल में बताएंगे, समझ में आएगा। इधर देखो तो कह रहा है कि अम्ल एवं क्षार की प्रबलता सार्वभौमिक सूचक द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि सार्वभौमिक सूचक क्या होता है। ये तो पता है ना, H+ और OH- आयन क्या होता है। H+ जो होता है, अम्ल जब पानी में घुलता है तो H+ आयन मिलता है, और जब क्षार पानी में घुलता है तो OH- आयन मिलता है, ठीक। और सार्वभौमिक सूचक द्वारा भी हम प्रबलता निकालेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो आगे, जैसे बनाए ऐसे बना लो। अनेक सूचकों का मिश्रण, ये क्या है, सार्वभौमिक सूचक क्या है, अनेक सूचकों का मिश्रण। स्कूल अभी नहीं खुला है ना, उधर लिख लेना अनेक सूचकों का मिश्रण। सार्वभौमिक सूचक क्या है, अनेक सूचकों का मिश्रण। और यहाँ पे जो तीर है इसके नीचे भी यहाँ लिख लो। चलो हम लिख दे रहे हैं, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित लिख लो, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। जो ये सार्वभौमिक सूचक है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। हो गया। तो देखो ये क्या है, जैसे किसी विलयन में रहेगा तो उसमें जो हाइड्रोजन आयन रहेगा उसका विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में बताएगा, तो हम लोग पता चल जाएगा कि कौन किसकी सांद्रता है, कौन किसकी है। ध्यान से देखो, अब नीचे लिख लो आप लोग pH स्केल हेडिंग, pH स्केल, ये इम्पोर्टेंट हेडिंग है। pH स्केल किसे कहते हैं, ये पूछा जाता है। pH स्केल मतलब होता है, इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन हो गया। चलो इसमें लिख लो pH स्केल में
किसी विलयन में उपस्थित H प्लस किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात कर देखो ध्यान से, किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, एक स्केल विकसित किया गया यानी डेवलप हुआ, जिसे पीएच स्केल कहते हैं, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल किसे कहेंगे? किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, उसी स्केल को हम लोग क्या कहते हैं? पीएच स्केल। हो गया? चलो बताओ, पीएच स्केल क्या होगा? किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? पीएच स्केल। ठीक, तो परिभाषा यही लिखी हो ना कि किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल। देखो जैसे मान लो कोई विलयन है, मान लो पानी है या कोई भी है, इसमें H प्लस आयन मतलब ये जो H के प्लस में कितना H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए मतलब इसकी मात्रा कितना है, इसको ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? पीएच स्केल। अब देखो पहले यहाँ से ध्यान से आप लोग, H प्लस आयन बार बार ये पढ़ रहे हो ना। देखो ये क्या होता है, जैसे कोई तत्व होता है तो उसमें जब पानी में घुलता है तो उसमें जब टूटते हैं इसके पार्ट तो H प्लस आयन उसमें पाया जाता है, तो इसी से पता चलता है कि ये अम्ल है। तो यहाँ पे जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का हम लोग यूज करते हैं उसी का नाम है पीएच स्केल। इसका मतलब ही होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का कितना पावर है। जैसे देखो हाइड्रोजन का -3 पावर है, तो इसका मतलब होता है पीएच मान इसका होगा 3। ऐसे पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 3 है। माइनस रहेगा तो यही आएगा, प्लस रहेगा तो माइनस आएगा, उल्टा आता है। ठीक, चलो अभी स्केल बना रहे हैं। तो देखो खाने वाला सोडा क्या बताए हैं? खाने वाले सोडे को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक, बेकिंग सोडा या पाउडर। ठीक, बेकिंग सोडा, इसका फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसको क्या पढ़ोगे रासायनिक नाम? लिखते जाओ जल्दी जल्दी। सोडियम बाई कार्बोनेट, कल याद रहना चाहिए, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक, दूसरा क्या बोले हैं? एक और क्या था? धावन सोडा। धावन सोडा, धावन सोडा को फार्मूला क्या होता है? देख के मारेंगे भी। Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक, इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम कार्बोनेट, जिसमें जल भर आ जाए उस क्या हो जाता है? धावन सोडा। यानी सोडियम कार्बोनेट में हम लोग जल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? धावन सोडा, यानी धोने वाला सोडा। यहाँ पे लिख लेना आप लोग शॉर्टकट में, ये कौन सा सोडा है? धोने वाला या वॉशिंग सोडा ना।
वॉशिंग पाउडर, निरमा। ये वॉशिंग सोडा है, मतलब धोने वाला। ये कौन सा सोडा है? खाने का सोडा, जो पूड़ी में डाल के खाते हो, खाने का सोडा। ठीक, चलो ध्यान से देखो। ये है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। इसको रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं? इसका भी नाम लिख लेना। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ध्यान से लिख रहे हो ना? ये दोनों 10 में है। ठीक, इसका पूरा विस्तार से लिखने को आता है, इन दोनों का लिखवा देंगे। बाकी तो सब में काम देगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। दोनों 10 में 4 सूत्र हैं, एक जरूर पूछता है। ठीक, चलो देखो एक और लिख लो। अमोनिया। अमोनिया फार्मूला किसी को याद है? NH2CO NH2। ठीक, सिरका का क्या होता है? CH3COOH। इसका रासायनिक नाम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ऐसे पूछ सकता है कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरका में। एसिटिक एसिड। ठीक, चलो ये हो गया। पूछ लेगा सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। या पूछेगा सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक। उसका फार्मूला क्या है? CH3COOH। और हम क्या बताए थे? भौरा। नीलू भौरा जानते हो कि मधुमक्खी जानते हो? मधुमक्खी। मधुमक्खी, भौरा, मधुमक्खी। और क्या बताए थे? सांप। और क्या बताए थे? बिच्छू। सांप, बिच्छू, भौरा, मधुमक्खी, सांप, बिच्छू ना। और एक क्या था? चींटी। चींटी। और एक क्या था? निटल का पौधा। निटल का पौधा। इन सब में क्या पाया जाता है? इतना जितना चीज लिखे हैं, इन सब में क्या पाया जाता है? फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड। ठीक, भौरा, मधुमक्खी, सांप, बिच्छू, चींटी, निटल का पौधा, इस फार्मिक एसिड पाया जाता है। इसका फार्मूला क्या है? HCOOH। चूने के साथ रिएक्शन करवाए थे ना। चलो इतना उतार लो, पहले इतना पूछेंगे। ठीक, बेकिंग सोडा NaHCO3, धावन सोडा Na2CO3। ये भी याद कर लेना कि बेकिंग सोडा को, खाने का सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं, वॉशिंग सोडा को धावन। देखो धावन है ना, धोने वाला समझ जाना, तो जो बचेगा वो बेकिंग सोडा। ठीक, उसके बाद सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम है। इसको क्या पढ़ोगे? मतलब ये फार्मूला जो है इसको हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? देखो, Na से सोडियम, जिसमें H लगा रहता है, उसे बोलते हैं बाई। CO3 को क्या पढ़ते हैं? कार्बोनेट। तो इसे क्या पढ़ेंगे? सोडियम कार्बोनेट। जल तो जल ही रहता है। ठीक, वॉशिंग सोडा है, ये हम हो गया। अमोनिया NH2CO NH2। सिरका CH3COOH। फार्मिक एसिड COOH HCOOH। और क्या बोल रहे हो? ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला नहीं होता। बस जानते रहो कि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक, दही में क्या पाया जाता है? चलो नोट करो आप लोग, कल जहाँ तक हुआ था उसके आगे
स्केल पढ़ रहे थे हम लोग ना, तो इसमें नोट करो यह स्केल जीरो से 14 तक, यह स्केल 0 से 14 तक, 0 से 14 यानी 14 तक ना, 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कौन लाया जाता है? स्केल। उस स्केल का नाम क्या है? pH स्केल। ठीक, pH स्केल 0 से 14 तक pH मान ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलो थोड़ा सा स्केल बना लो। सीधा सीधा बनाना आप लोग, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। लाइन है ना आपके कॉपी में, लाइन बना दो बस। जीरो से कहाँ तक होती है स्केल? 14 तक। इधर देखो, बात मत करो। यहाँ पे क्या रहेगा? 7 उदासीन। ये क्या रहेगा? उदासीन। जिसका pH मान 7 वो क्या होगा? उदासीन। एक तीर आप लोग को इधर ऐसे बनाना है, यहाँ पे लिखना है बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। मतलब 7 के इधर जाएंगे 0 तरफ तो क्या होगा? अम्ल की प्रकृति बढ़ेगा। पहले लिख लो तब समझा रहे हैं, ठीक। अब इधर जाओगे तो क्या होगा? इधर क्या बढ़ेगा? क्षार। तो यहाँ पे लिख लो बढ़ती हुई क्षार की प्रकृति। झ लिख दें क्या? बढ़ती हुई अम्ल की प्रकृति, बढ़ती हुई क्षार की प्रकृति। चलो ध्यान से देखो, इतना उतार लो तब। सर इसका मतलब आप इस तरफ और इसका मान इस तरफ ना? पानी है क्या? H2O, फिर से H2O। घर पे मत मांगना H2O, नहीं मारोगे ना, मार खा जाओगे। आप बार-बार इसी को रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा।
सर जो समुद्र का पानी रहेगा उसे भी एसिड बोलते हैं, उसे NaCl या नमक। नमक है क्या वो? इधर से नमक प्लस पानी दोनों है ना? क्या कहेंगे भाई, क्या कहोगे, क्या पानी है और क्या? वीडियो चल रहा है, खारा पानी। वीडियो चल रहा है। हाँ चलो देखो, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, ये क्या है? बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति। अब देखो ध्यान से इधर, 0 से लेके 14 तक होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल में हम लोग क्या करते हैं, 0 से लेके 14 तक पीएच मान ज्ञात करने के लिए, अम्ल और क्षार का पीएच मान ज्ञात करने के लिए हम पीएच स्केल का यूज करते हैं, जिसमें हम कल बता चुके हैं पीएच, पी का मतलब होता था पुषांश यानी प्रोटेन, जो एक जर्मन शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है शक्ति ना, यानी पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का कितना पावर है, यानी H+ आयन की सांद्रता कितनी है। अब ध्यान से देखो पीएच क्या होता है, जैसे मान लो कोई एसिड है, अम्ल और या क्षार, तो इसकी सांद्रता क्या होती है? सांद्रता मतलब इसकी अधिकता। ठीक, देखो ये बार बार शब्द आता है ना सांद्रता। सांद्रता मतलब इसकी अधिकता, मतलब ये कितना ज़्यादा इसकी मात्रा होती है। जैसे देखो कोई चीज़ इसमें मान लो, जैसे मान लो गेहूँ है ना, इसमें पूरा एकदम जगह जगह खाली नहीं, पूरा बढ़िया से भरा है, तो इसे कहेंगे इसकी सांद्रता अधिक है। अगर मान लो दूर दूर है तो इसको कह सकते हो कि सांद्रता कम है। तो सांद्रता मतलब होता है अधिक से अधिक मात्रा। तो देखो ध्यान से, किस विलयन में कौन सा मतलब क्षारीय होगा, कौन सा अम्लीय होगा, वो तो अलग चीज़ बताता था, लेकिन यहाँ पे विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। अब ध्यान से देखो इधर, 0 से लेके 7 के बीच में क्या होता है? अम्लीय। ठीक, तो हम ध्यान से देखो, पहले आपसे कोई पूछेगा कि देखो पहले इधर यहाँ जब 0 से चलोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक अम्ल होता है। ठीक, उसके बाद क्या आ जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? क्षारीय होता है। तो देखो जो स्टार्ट होता है पीएच वैल्यू, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो ध्यान से देखो, हम जैसे जैसे 14 की तरफ जाएंगे ना, वैसे वैसे थोड़ी सी मात्रा क्या होगी? क्षारीय बढ़ती जाएगी। देखो अगर यहाँ पे हम कहें कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा? अम्लीय होगा क्षारीय, तो आप बताओगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। देखो कहीं पे कुछ न कुछ तो जो चीज़ होता है उसमें थोड़ा दूसरा भी होता है ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे इधर बढ़ेंगे तो अम्ल की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी। ठीक, और एक समय ऐसा आएगा जो सेवन पे अम्ल की मात्रा एकदम से न्यूट्रल हो जाएगी, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? उदासीन। फिर यहाँ से थोड़ी थोड़ी ही बढ़ेगा, लेकिन बढ़ती हुई मात्रा 14 पे पहुँचेगा, तो 14 पे क्षार की मात्रा क्या होगी? सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए ये जो तीर बनाया गया है, तो देखो इधर पहले ध्यान से, पीएच स्केल में 7 से 0 की तरफ जाओगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। तो ये क्या दर्शा रहा है? बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, मतलब 7 से इधर जाओगे तो इधर बढ़ रहा है ना, इधर जाओगे तो अम्ल घटेगा, क्योंकि इधर किसका एरिया है? क्षार का, और यहीं बीच में पड़ जाएगा उदासीन, एकदम से ख़त्म अम्लीय, उसके बाद क्षार का एरिया जाता है। और यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि 7 से 0 की तरफ जाओगे तो अम्ल की प्रकृति बढ़ेगी। तो आप लोग चलो बताओ ध्यान से, तो जैसे किसी का पीएच मान 6 हो या किसी का पीएच मान 0 हो, तो कौन सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा? 0 वाला, क्योंकि इस पॉइंट पर या 0 है या 0.1 हो, इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा ना, क्योंकि यहाँ तो उदासीन हो जाता है, इधर से बढ़ते बढ़ते सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। और अगर पूछ ले कि सबसे कम कहाँ पे होगा, तो 6.9 पे अम्लीय क्या होगा? सबसे कम। ठीक, उसी तरह आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा क्षारीय कहाँ पे होगा, तो यहाँ से बढ़ता है क्षारीय, इधर यहाँ पे लिखा है बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति, यानी 14 नंबर जब 14 पे पहुँचोगे, पीएच मान 14 होगा,
तो सबसे ज़्यादा क्षारीय विलयन होगा। ठीक, तो पता चल गया ना। 7 से 14 की तरफ जाओगे तो क्षार बढ़ेगा, 7 से 0 की तरफ जाओगे तो अम्ल बढ़ेगा। अब नीचे वाला देख लो, ये जो विलयन होता है जब जल में घुलता है तो उसमें H+ आयन मिलता है। आयन मतलब जानते हो ना, जैसे धनायन ऋणायन, तो ये जो आयन मिलता है H+ आयन, तो ध्यान से देखो, जब इधर जाने पे अम्ल बढ़ रहा है तो इसका मतलब H+ आयन की सांद्रता बढ़ रही है। जैसे जैसे इधर जाओगे H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, यानी जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक, उसी तरह जैसे जैसे इधर जाओगे H+ आयन की सांद्रता में कमी होगा। क्या बढ़ेगा बता सकते हो? इधर क्या बढ़ेगा? जैसे इधर बढ़ेगा तो में क्षारीय क्षारीय जब विलयन में घुलता है तो क्या देता है? क्षारक जब जल में घुलता है तो क्या देता है? कौन सा आयन? ये वाला जब अम्ल जल में घुलता है तो H+ आयन देता है। ये बार बार लिखवाए हैं, कल ही लिखवाए थे। अम्ल क्षार की समानता में भी, परिभाषा में भी, क्षार जब जलीय विलयन में घुलते हैं तो क्या देते हैं? OH- आयन। ठीक, अम्ल घुलकर H+ आयन देते हैं, क्षार घुलकर OH- देंगे, यानी इधर जाओगे क्या बढ़ेगा? ये बढ़ेगा ना, ये कम होगा। ठीक, भूल जाते हो इतना जल्दी। चलो अच्छा, इसी के नीचे जगह छूटा है ना, एक स्केल ऐसे बना लो, अभी पता चल जाएगा। देखो कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, सीधा सीधा बनाना। चलो अब देखो, तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा। देख लो पहले तब बनाना। देखो मान लो ये ऐसे pH स्केल होता है। ठीक, ये pH स्केल है, इसमें 2 पट्टी हैं। एक ये वाला जो देखो समझ लो रंगा है, आप लोग अपने कापी में बनाए तो इसको दूसरा कलर कर देना, इसको दूसरा। ठीक, तो समझ लो ऐसे रहेगा। अब देखो इसमें ध्यान से दिख रहा होगा, जो ये वाली लाइन है सबसे बड़ी कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। ठीक, ये जो रंगीन वाला भाग है वो सबसे बड़ी पट्टी कहाँ पे है? 0 पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इसमें लिख लो ये वाला अम्ल है, और इसमें ये लिख लो ये वाला क्षार है। ठीक, अब ध्यान से देखो, अम्ल वाला ये पट्टी है तो यहाँ पे ये वाला क्षार है। अब देखो अम्ल कैसे होता है? 0 पे अम्ल सबसे ज़्यादा होता है, जैसे जैसे हम 14 के तरफ बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा अम्ल कम हो जाता है। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा, फिर ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। ऐसे आते आते समझ लो जब 7 पे हम लोग पहुँचते हैं तो एकदम से न्यूट्रल हो जाता है। यानी यहाँ पे देखो पहुँचते पहुँचते पहले अम्ल इतना होता था, अब इतना ही हो रहा था ना, फिर यहाँ तो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो इधर भी अम्ल है लेकिन बहुत कम है ना, थोड़ा थोड़ा। फिर 14 के तरफ पहुँचते पहुँचते जो अम्ल की पॉइंट था एकदम पॉइंट में बचेगा, यानी एकदम से अम्ल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा क्या है? क्षार। अब इसी तरह देखो जहाँ पे ये अम्ल 0 था
यहाँ भी कुछ न कुछ क्षार है ना। जैसे ही हम लोग 14 के तरफ जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा क्षार की मात्रा बढ़ता जा रहा है, और एक समय ऐसा आता है कि 14 पे सबसे बड़ा उसका पट्टी होता है, यानी सबसे ज़्यादा क्षार का। तो इस तरह से घटता बढ़ता है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा गया है बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। देखो इधर से इधर आ रहे हैं, क्या है, बढ़ रहा है ना। इधर क्या लिखा है, बढ़ती हुई क्षार की प्रकृति। देखो इधर से हम लोग ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, क्षार की। ठीक, इस तरह अम्ल और क्षार की प्रकृति बढ़ती घटती है पीएच स्केल में। समझ में आ गया ना। हाँ, इसमें देखो क्यों यहाँ पे न्यूट्रल हुआ ये भी समझ लो। देखो जो पट्टी थी यहाँ पे ज़्यादा थी, ये वाला यहाँ पे ज़्यादा है, इधर इनका धीरे धीरे कम हो रहा है, इधर इनका भी कम होता है इधर। तो यहाँ पे देखो जो यहाँ बीच में है, अम्ल वाला भी उतना ही है, क्षार वाला भी उतना ही है। दोनों पट्टी क्या हैं, बराबर है, यानी जो अम्ल की मात्रा है वो भी और ये भी। तो देखो ये तो हम बताए थे ना, जब बराबर के दो पहलवान आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा, कोई जीतेगा नहीं जीतेगा, यानी बराबर रहेंगे ना, कोई हारेगा नहीं। तो यहाँ पे ये भी बराबर, ये भी बराबर, और अम्ल क्षार क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। ना तो अम्लीय रह जाता है विलयन, न तो क्षारी। यानी जब बराबर रहेंगे ना, दोनों लोग आपस में रिएक्शन करेंगे तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। यही हम लोग पढ़े थे ना, अम्ल वाला और क्षार वाला दोनों लोग आपस में लड़ेंगे, दोनों बराबर रहेंगे तो एक दूसरे का गुण समाप्त हो जाएगा, ना तो वो अम्लीय रह जाएगा ना तो क्षारी हो जाएगा, इसलिए 7 होता है। इसीलिए जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि वो ना अम्लीय है ना क्षारी है। और किसका बताए थे, नमक का। ठीक, ये भी ना अम्लीय है ना क्षारी है। खून खाए हो खून पिए हो, खून का क्या होता है, चखे हो कि नहीं कभी, कैसा होता है, हाँ, मतलब नमक की जैसा नहीं आता ना, अम्लीय आता है, थोड़ा थोड़ा अम्लीय होता है ना। तो देख लो खून का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। इसका मतलब ये क्या है, अम्लीय नहीं रह जाता, क्षारी। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे मान लो खून का पीएच होगा तो क्षारी की मात्रा उसमें ज़्यादा होगी, अम्ल की मात्रा थोड़ा सा, तब भी खून क्या होता है, थोड़ा सा क्षारी होता है ना। कभी कभी किसी की उंगली कट जाती है, मुंह में खा लेता है। ये याद कर लेना, पीएच मान खून का कितना होता है, लिख लो 7.4। कल बताए थे एक और का ना, सिरका का 3, सिरका का पीएच मान 3, लिख लो इतना। चलो पीएच मान एक दिन लिखवाएंगे जिसमें जितना पाया जाता है सब में। हो गया ये क्या, अच्छा सा। चलो नेक्स्ट हेडिंग है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हम लोग पीएच के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो डेली लाइफ में कहाँ पे पीएच का यूज क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी डेली लाइफ में पीएच का महत्व क्या होता है ना। दैनिक जीवन मतलब जो डेली लाइफ में, जैसे डेली उठते हो, डेली ब्रश करते हो ना,
तो उसमें कहाँ कहाँ महत्व है? तो पहला चीज़ तो बता चुके हैं ना, जल में नहीं, ब्रश में क्या पाया जाता है? चलो बताएंगे जब आएगा तब, लिखो, लिख लो इसमें, इधर एक साइड लिखना, उसके बाद उधर, यहाँ पे लिख लो पौधे। चलो इसमें 2 खाने आप लोग बना लेना, इधर वाला थोड़ा बड़ा बनाना, इधर वाला छोटा। यहाँ पे लिखो पौधे, बोल दें कि लिखें? पौधे एवं पशु, लिखो इधर पहले, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। पौधे एवं पशु, बोल तो रहे हैं, पौधे एवं पशु, हो गया? पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो पूरा लिखो, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। अब इसमें इसका लिख लो थोड़ा सा विश्लेषण। हमारा शरीर 7.0 से 7.8, 7.0 से 7.8 रेंज के बीच कार्य करता है। रेंज यानी परास। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। परास यानी रेंज होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। नीचे से लिख लो इसी में, वर्षा के जल की पीएच का मान, हाँ इसमें नीचे वर्षा के जल का पीएच मान, वर्षा के जल की पीएच मान 5, वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है, तो 5.6 से 5.6 से कम हो जाती है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। हो गया? चलो देखो यहाँ क्या लिखे हो, पौधे एवं पशु पीएच के मान के प्रति संवेदनशील होते हैं ना, मतलब पीएच के मान पे निर्भर करते हैं पौधे एवं जो पशु होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे बताया है, जो हम लोग हैं, हम लोग के शरीर है, यही लिखे हो ना, हमारा शरीर 7.4 से 7.8 परास के बीच के वर्क करता है। तो यानी जैसे हम लोग का शरीर में जो पीएच मान है वो कितना है, 7.0 से लेके 7.8 के बीच में कार्य करता है। और जो वर्षा का जल होता है, अगर उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। अब वैसे तो जो देखो इधर ध्यान से, जो जल होता है इसका पीएच मान कितना होता है, 7, क्योंकि उदासीन है ना। लेकिन कह रहा है जो ऊपर से वर्षा होती है, तो देखो ध्यान से आप लोग, जो वर्षा होती है ना वो सबसे शुद्ध होता है, वर्षा का जल शुद्ध होता है। लेकिन जैसे देखो गेहूं की कटाई मड़ाई या और बहुत से जो भी होता है, तो वायुमंडल में पूरा गंदगी जाके वायु प्रदूषण होके वहाँ पे एक लेयर बन जाता है। तो जब पहली बार बारिश होती है ना, तो उसमें जो सल्फ़र डाइऑक्साइड की लेयर बनी होती है, जो पहली बारिश होती है, तो वो जो लेयर, जैसे यहाँ से धुआं निकल रहा है, कुछ भी हो रहा है, गंदगी पूरा उड़ के जाके एक लेयर बना रहता है ऊपर, ठीक। जब बारिश होती है तो वो लेयर क्या होगी, टूट जाएगी, उसमें घुल के वर्षा का जल आएगा। तो पहली बारिश, तो वो जो वर्षा का जल होता है, उस वर्षा के जल को बोलते हैं अम्लीय वर्षा, ठीक। तो वही बोल रहा है कि जब वर्षा का जल 5.6 से कम, यानी देखो 7 तो उदासीन होता है,
यहाँ तक अगर रहेगा तो तब भी चल जाएगा, मतलब नॉर्मल जल ही मानेंगे। लेकिन जैसे ही 5.6 से कम होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा। ठीक, इसमें क्या पाया जाता है अम्लीय वर्षा में, सल्फर डाइऑक्साइड। इससे बहुत नुकसान होता है अम्लीय वर्षा से। जैसे इसीलिए कहते हैं ना घर पे कि पहली बारिश हो तो भीगना नहीं चाहिए ना, क्योंकि हाँ फोड़िया हो जाएगा, फोड़िया फुंसी कुछ भी हो सकता है। ठीक, और जैसे तालाब में मछली उछली मर जाती हैं जब अम्लीय वर्षा होता है, उनके ऊपर गिरेगा अम्लीय वर्षा तो वो मर जाती हैं, क्योंकि नुकसानदायक होता है ना। चलो यहाँ पे फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, मिट्टी का पीएच। मिट्टी का मिट्टी माटी, मिट्टी मतलब मिट्टी, तेल हम कहाँ बोले हैं, सिर्फ मिट्टी की बात कर रहे हैं ना। मिट्टी में माटी, मिट्टी माटी एक ही चीज़ है, लिखो मिट्टी का पीएच। इसमें लिख लो अच्छी उपज के लिए, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। परास यानी रेंज होता है ना। पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती। इस साइड लिख रहे हो ना, मिट्टी का पीएच है, उसके बाद इसका इधर लिखना है। ठीक, मिट्टी का पीएच यहाँ पे है, उसके बारे में इधर लिखना है ना, इधर लिख रहे हो। चलो वहाँ पे ऐसे बना दो, सब चीज़ इधर लिख लेना, तीर से इधर दिखा दो। ध्यान से देखो, मिट्टी का पीएच के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, इधर लिखना उसके सामने। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। इतना सबका हो गया। आगे और उसी में लिखो, यदि किसी स्थान की मिट्टी, इस साइड लिखो, इधर खाने में, यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच मान कम या अधिक हो तो यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच मान कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। चलो देख लो ध्यान से, अभी ये और ऐसे ही चलेगा ना, इसी तरह आपको लिखना है। देखो अभी इसका हो गया, यहाँ पे लिखे हो मिट्टी का पीएच मान, इसके सामने यहाँ लिख दो। अभी इसके बाद इसी तरह 1 2 1 अभी 3 और हैं। ठीक, ऐसे ही लिखना है। ये चार्ट पूरा नीचे तक छोड़े रहना, इतना फेयर करना। देखो जब ये वाला फेयर करने चलना आप लोग, तो जहाँ पे पहले से फेयर कर रहे हो इसको न्यू पेज से फेयर करना, यानी इसको सबसे ऊपर से लिखना है। पहले ये हेडिंग लिख देना, फिर ऐसे बना के लिखना, ताकि हो सकता है एक पेज में हो जाए या तो दूसरे पेज में हो जाएगा। ठीक, ऐसे लिखना फेयर में। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मिट्टी का पीएच, इधर ध्यान से देखो। जो किसान खेती करते हैं उसकी उपज यानी अच्छे फसल को उपजाने के लिए एक मतलब विशिष्ट पीएच परास का होना आवश्यक है। मतलब एक विशेष रूप से पीएच मान होना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए ना तो ज़्यादा। कम या ज़्यादा रहेगा तो फसल अच्छे से नहीं उगेगी। इसके लिए किसान क्या करते हैं, वो पीएच की वैल्यू को कम या ज़्यादा करते हैं। कैसे करेंगे, अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाकर। ठीक,
अगर मान लो क्षारी ज़्यादा है तो क्या करोगे? अगर मान लो उसके मिट्टी में क्षारीय ज़्यादा है तो आप लोग उसको कैसे सुधारोगे? हाँ, गधे गोबर डाल के बैठो। अभी पढ़े हो ना कि अम्ल और क्षार आपस में लड़ते हैं तो क्या होता है? अम्ल और क्षारक जब आपस में लड़ते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अगर जैसे मान लो इसके ये वाला क्षय है, ठीक ना, ये क्षारी वाला क्षार का मान लो ये किसान का खेत है, ठीक, किसान का ये खेत है, इसमें अम्ली जो इसका पीएच मान है, अम्ल का पीएच मान इसका है 6 और जो इसमें क्षारी पदार्थ है वो कितना है? 4। और आपको क्या है? पीएच मान जो होना चाहिए, मतलब अम्ली मान है इसका 6, क्षारी मान है 4, और किसान को जब पीएच मान 5 रहेगा तब उसकी फसल अच्छी से होगी। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? इसमें हम जानते हैं अम्ल को क्षार ही मतलब कंट्रोल कर सकता है या क्षार को अम्ल ही कंट्रोल कर सकता है ना। तो इसमें हम अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाएंगे। यही पढ़े हो अभी ना कि किसान अपनी उपज को सुधारने के लिए अम्लीय या क्षारीय पदार्थ को कम या अधिक करता है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग? 1% कोई भी क्या मिला दो? क्षारी कम है ना, 1% क्षारी मिला दो तो कितना हो जाएगा? क्षारी 5, और इसका लड़ेगा 1% कम कर देगा, ठीक, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसी जो ज़्यादा रहेगा या जो कम रहेगा तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए आपस में बराबर करेंगे। तो इसलिए अगर आपको पूछे कि अम्ली मात्रा ज़्यादा है तो क्षारी मिलाना है, क्षारी मात्रा ज़्यादा है तो अम्ली मिलाना है ना। हमें क्या पता है कि किस में अम्ल है, गोबर में है कि किस में है? बस आपको बताना है कि अम्ली या क्षारी पदार्थ मिलाते हैं। कैसे पता चलेगा कि किसान की पीएच मान हमारा इसका कैसे ज़्यादा है कम? कोई चीज़ कैसे पता चलता है? अभी बताएंगे तब तो जानेंगे। हाँ, मिट्टी की जांच कराई जाती है, ठीक। एक एग्रीकल्चर से भी इंजीनियर होते हैं ना, सॉइल डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, उसका भी मिट्टी की जांच होती है। तो उसमें यह जांच में यही जांच किया जाएगा पीएच मान कितना है, ठीक। तो वहाँ पे आपके खेत की थोड़ा सा मिट्टी ले जाएगा, या तो यहीं खुद, या आपको अगर वो इंस्ट्रूमेंट हो आपके पास खुद घर पे चेक कर सकते हो ना, या कुछ लक्षण ऐसे ऐसे बताएगा तो खुद अनुभव कर सकते हो। अगर वो बता दिया तुम्हारे खेत में इतना बीज बोते हो इतना होता है, या तुम्हारे मिट्टी का कलर ऐसा है तो कौन सी कमी है, ऐसे भी जान सकते हो। बाकी कोई भी चीज़ जानने के लिए हर चीज़ का इंस्ट्रूमेंट होता है ना। जैसे करंट आ रहा है कि नहीं, किससे मापते हो? मीटर। कौन सा मीटर? कौन से मीटर करंट से मापा जाता है? नीलू बताओ, चलो नीलू बताओ, बुखार किससे मापा जाता है? थर्मामीटर। ऐसे ही हर चीज़ का एक मीटर होता है ना। थर्मामीटर क्या मापता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा या कम होगा इसके अनुसार पता चलेगा बुखार है कि नहीं है ना। इसी तरह इसमें मिट्टी को नहीं मापेगा, मिट्टी का पीएच मान मापेगा ना। जैसे इसमें बुखार नहीं मापता है, इसमें टेम्परेचर मापता है। टेम्परेचर के अनुसार डॉक्टर जान जाते हैं कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो लिख लो, जान लो, जो करंट मापा जाता है उसका नाम है अमीटर। जैसे देखो कभी खंभे पे लेके आते हैं, इतना बड़ा बॉक्स लेके चढ़ते हैं, लाइन जोड़ने के बाद उसमें लगा होता है, नापते हैं ना, वो होता है अमीटर, जिसमें रीडिंग बताता है सुई इधर उधर। और वोल्टेज को कौन मापता है? वोल्ट मीटर। करंट
अमीटर से नापा जाता है। मीटर तो क्या, मीटर का है एक मतलब पैमाना है ना। इधर वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर वोल्टेज मापा जाता है। ये सब क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक। इससे क्या मापोगे, वोल्टेज। इसको कैसे नापते हैं? इससे क्या मापोगे, करंट। वायर में लगा के नापेंगे, ठीक। खंभे में लगा के थोड़ी नापोगे वायर में लाइट आ रही नहीं आ रही, वोल्टेज। चलो दही क्या किससे नापते हैं, दही। 5 चीज दही के बारे में बता चुके हैं। दही